Ladies and gentlemen, welcome back to the channel. In this video, I am going to help you understand what fundamental analysis is. If you are a beginner in stock market or even an intermediate, learning about what fundamental analysis is going to make you the most amount of money in long run. You have probably heard a lot that this stock is fundamentally strong or this is an undervalued stock. Do most people even know what does that actually even means? The fundamental analysis is divided into two parts. Quantitative analysis basically means the number behind the stock, and qualitative analysis in which the story behind the numbers of the stock. Okay, one of the most important website you will need for fundamental analysis is Screener.in. It is absolutely free, no charges whatsoever. Okay, let's start with Wipro. विप्रो कंपनी मैंने स्पेसिफिकली चूज इसलिए की है क्योंकि ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर इंडिया में पिछले 4-5 सालों से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। विप्रो का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो लास्ट हाई बनाया था 2021 में। उसके बाद से स्टॉक ने वो प्राइस ऑफ 365 नेवर टच डिड अगेन। अब उसके पीछे रीजंस क्या है, व्हाट डज द नंबर सेज, ये सब हम पढ़ेंगे और उनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आता है मार्केट कैप। इस वेबसाइट पे आप यहाँ इस सर्च बॉक्स में जो भी कंपनी का नाम लिखोगे उसकी सभी अलग अलग टाइप का डेटा आपके पास, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस, कैश फ्लो, रेशियोज, शेयर होल्डर पैटर्न, सब कुछ आ जाएगा इस पे और एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अब हाँ, ये एक साइड में अबाउट सेक्शन है जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपको कंपनी करती क्या है उसके बारे में आपको पहले से रिसर्च जरूर करनी चाहिए। इट इज द 4th लार्जेस्ट IT कंपनी बिहाइंड TCS, HCL, इन्फोसिस। ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं मार्केट कैप पे। मार्केट कैप वो नंबर होता है जो वैल्यू करता है पूरी कंपनी को। दिस नंबर सेज व्हाट इज विप्रो करंटली वर्थ। अब आते हैं करंट प्राइस पे। ये रिफ्लेक्ट करता है 258 पे स्टॉक करंटली ट्रेड करता है। ये बेसिकली स्टॉक का हाई और लो बताता है, स्विंग हाई स्विंग लो। पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब 20.7 का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी को 20.7 रुपए इंडियन रुपए दोगे तो कंपनी 1 रुपया कमा सकती है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस और अर्निंग 1 रुपी कॉस्ट फॉर विप्रो। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। आपने पी का ये सुना होगा कि पी शुड बी बिलो 20 और बिलो 30। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सेक्टर्स पे। अब आईटी कंपनी का पी जनरली बिलो 30 ही होता है। वही सेम आईटी कंपनी अगर बहुत ही छोटी है या स्मॉल कैप में तो शायद ये पी इतना कम नहीं होगा। फॉर लार्ज कैप IT कंपनीज दिस इज अराउंड एवरेज, मे बी नॉट इवन एवरेज। अब ये देखो, ये आता है पी रेशियो का चार्ट इसके नीचे, अराउंड 30। दैट इज द हाईएस्ट पी इन लास्ट 5 years। अगर आपको ये पता करना है कि पी रेशियो जो आप जिस कंपनी का एनालिसिस करते हो वो कम है, ज़्यादा है या फिर एवरेज पे हैं, तो आप उसको उसके पीयर से कंपेयर करो। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें विप्रो का चेक करना है तो इसके पीयर्स हो गए इन्फोसिस, TCS और HCL। अब हम थोड़ा सा नीचे वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये देखो, यहाँ लिखा था पीयर्स कंपैरिजन। अब आप TCS का पी देख सकते हो 23 और 25, इन्फोसिस 25.5, HCL और विप्रो इज अराउंड 20। तो बेसिकली एवरेज से कम पी है विप्रो का। बुक वैल्यू वो नंबर होता है जो कंपनी को अगर सब कुछ बेचना पड़ जाए तो दैट इज पर शेयर व्हाट कंपनी हैज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, जो वो बेच के डेट चुका सकती है या प्रोबेबली अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो बेच के अपने इन्वेस्टर्स को पे कर सकती है। नेक्स्ट कम्स डिविडेंड। डिविडेंड वो पैसा होता है जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। जब प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंटेज क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं और उस पर आपको अलग से टैक्स भरना पड़ता है ऑन बेसिस ऑफ इनकम। दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी ने कितना पैसा लगाया है पूरे टास्क पे। दैट इज 19.5 इज द मार्जिन। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 19.5% यानी 19 रुपए 5 पैसे कमाए हैं 100 रुपए इन्वेस्ट करके। ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट टू इक्विटी हो गया कंपनी के पास कितना कर्जा है ऑन बेसिस ऑफ लेवरेज वगैरह। प्लेज शेयर्स होते हैं, अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया है तो वो आपको इस जगह पे दिख जाएगा। और बेसिकली अगर आपको IT सेक्टर के बारे में नहीं पता तो IT सेक्टर इज एक्चुअली ड्रिवन बाय लार्ज सम्स ऑफ मनी। इसमें बहुत ज़्यादा कर्जा लेके ही कंपनी चलाई जाती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी बिजनेसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी इन पे कैपिटल ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं उस पर और फिर हम मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की 60 to 70% ऑफ सेल्स यूएस से आती है। अगर यूएस का मार्केट सफर करता है तो IT सेक्टर सबसे पहला सेक्टर है जो
अफेक्ट होगा। और वही रीजन है स्पेशली विप्रो जैसी कंपनियां जो टॉप इंडिया की 4-5 आईटी कंपनीज है वो सफर कर रही है, क्योंकि यूएस में आईटी स्पेंडिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा कट डाउन कर देगी है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई है आज के दिन। हालांकि ट्रम्प उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो दैट विल वर्क एनी टाइम सून, और मे बी इट विल नॉट। बट इंडिया में आज के दिन इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से और कम कर दी गई है। इंडिया में बेसिकली इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट और क्या बेसिस पॉइंट, क्या ये सब चीजें क्या होती है, तो आई हैव मेड ए वीडियो ऑन हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स। आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हो। अब आते हैं अगर हम इसके नीचे वाले सेक्शन पे आओगे, आप यहाँ पे आता है प्राइस का सेक्शन। यहाँ पे बेसिकली स्टॉक का ग्राफ दिखेगा आपको कि करंटली प्राइस क्या ट्रेड कर रही है, स्विंग हाई स्विंग लोज, वो सब कुछ। उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा बात करेंगे कि एक्चुअली में चार्ट्स को कैसे देखना है। ये बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं, ऐसे कुछ दिखते हैं, और इनको सही से एनालाइज कैसे करना है, इनको कैसे देखना है, और इनसे आप कैसे पैसा कमा सकते हो, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके नीचे आप अगर आओगे तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा क्वार्टरली रिजल्ट का। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। चारों क्वार्टर के अंदर कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल प्रॉफिट लॉस सेल्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको चारों क्वार्टर के सेल्स प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अदर इनकम वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये है 2024 की सेल्स। जिस फैक्टर की मैं बात कर रहा था कि आईटी कंपनीज में सेल्स ग्रो नहीं हो रही क्योंकि यूएस ने टैक्स स्पेंडिंग कट कर दी है, वो आपको यहाँ नीचे वाले सेक्शन पे देखिए कि जहाँ पे बेसिकली सेल्स और ये सब प्रॉफिट लॉस ईयर में लिखा जाता है, ना कि क्वार्टर में। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अगर 2021 जहाँ पे स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई पे था, यहाँ पे 2021 एंड में या 2022 जैन में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था। ये देखो 3 जैन 2022। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे नंबर्स पे 2022 दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,000। अगर हम पिछले 4 सालों का देखें 11,600 से ऑलमोस्ट 16,600, अगर आप गिनो तो 6,000 करोड़। 4 इयर्स ग्रोथ वॉज 6,000 करोड़। अगर ये कंपेयर करोगे आप अगले 3 सालों से, जो 2023, 2024 और 2025 मार्च तक, ये ग्रोथ है 16,800 से लेके 18,000। सही से देखो तो 1,200 करोड़ समथिंग। कितना मैसिव डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि मेजोरिटी सेल्स आती है यूएस से। इस वजह से स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा। अगर आप फाइनेंस के फील्ड में नए आ रहे हो तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, नंबर्स डोंट लाई, और नंबर्स से बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो नंबर तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी ज्यादा मैटर करे। अगर उसके नीचे आपको कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न टू इक्विटी, ये सब कुछ दिख जाएगा। बेसिक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यूजफुल। बैलेंस शीट में बेसिकली आपको दिख जाएंगी कंपनी। बोरिंग्स में देखोगे ये होते हैं लोन्स। आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा लोन्स लेती है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सारा का सारा पैसा लोन का ही होता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए। अगर आप 2022 से पिछले 3 सालों का देखोगे तो दैट इज द ग्रोथ, है ना, कितना ज़्यादा लोन लिया गया है आईटी कंपनी ने, और उसके बाद वापस लोन कम कर दिया लेना। मतलब उस टाइप की ग्रोथ नहीं हुई लोन में, क्योंकि उतना ज़्यादा काम नहीं है, उतना ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है। कैश फ्लो बेसिकली वो होता है कि अगर कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है एंड ऑफ द ईयर। आपने अगर कभी बिजनेस रन किया है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि सब कुछ बहुत ज़्यादा उधारी पे चलता है, और बड़ी कंपनीज में भी सेम ही सिनेरियो काम करता है। कुछ टाइम के लिए आपको क्लाइंट को प्रोडक्ट पहले देना पड़ता है, आपको पैसा बाद में मिलता है, तो दैट इज कैश फ्लो। अगर कंपनी कैश फ्लो रिच है तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में। हर कोई एक नंबर जो भी मैंने आप अभी इस लिस्ट में बताया बहुत ज्यादा वेरी करता है कि कंपनी कौन से सेक्टर में, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में। ये भी हम अलग अलग एग्जाम्पल जब हम चेंज करेंगे सेक्टर्स को तब आपको दिखेगा। अब ये है शेयर होल्डर पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर्स यानी जो जिन्होंने कंपनी को बनाया है उनके पास 72% शेयर्स हैं। FIIs होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास 8% है। FII का शेयर होल्डर पैटर्न देखोगे तो बेसिकली उन्होंने अपना एक्सपोजर आईटी कंपनी में बढ़ाया है। DIA हो गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे दिखते हैं। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप जब भी शेयर होल्डर मीटिंग्स होती है या कुछ भी अपडेट होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये है अनाउंसमेंट्स, जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं उन सभी की PDFs आपको यहाँ पे मिल जाएगी। BSE और NSE की वेबसाइट पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इजीली मिल जाती है। ये सभी सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, और ये है क्रेडिट रेटिंग्स। ये बेसिकली अगर कर्जा लेती है कोई कंपनी तो जो कंपनी कर्जा देती है या वो लोग
इनको रेटिंग देते हैं, कितने सही टाइम से कर्जा चुकाया गया, क्या पेनल्टीज वगैरह वो सब कुछ। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती हैं जब भी शेयर होल्डर मीटिंग्स होती है, कुछ टाइप्स के डिस्कशन होते हैं। कई बार ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है जब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ को वो कैसे रेगुलेट करेंगे, या फिर कैसे अगर उनकी ग्रोथ लो है तो हाउ आर दे लुकिंग एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उस टाइम पे आपको एक क्लियर विजन देने के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। ओके, दिस वाज द क्वांटिटेटिव साइड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक स्प्रेडशीट आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा दे सकती है। स्प्रेडशीट को छोड़ के भी आपको ऐसा काफ़ी सारा डेटा चाहिए जो आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। आपको ये देखना है कि क्या कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू है, क्या कंपनी के लीडर्स हैं जो वो स्ट्रांग हैं और एथिकल हैं, क्या कंपनी जिस इंडस्ट्री में है क्या वो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है या फिर एक डाइंग इंडस्ट्री है, क्या कंपनी के पास मोनोपोली है या नहीं है, क्या कंपनी का सीईओ एक एथिकल और ट्रस्टवर्दी लीडर है। ये सभी सवाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप रियलाइज नहीं करते। आपने इन्फोसिस का नाम तो सुना ही होगा। उस कंपनी को बिल्ड किया है नारायण मूर्ति ने। अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको एक ट्रस्टवर्दी और एक एथिकल लीडर दिखेंगे। और एशियन पेंट्स जैसी कंपनी को देखो जिसका प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक भरोसा है। हर कोई एशियन पेंट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है। दैट ट्रस्ट इज इंप्रेसिव। अगर टाटा रिलायंस जैसी कंपनियों पे देखोगे तो उनके सिर्फ नंबर्स इंप्रेसिव नहीं है और ना ही सिर्फ ट्रस्ट इंप्रेसिव है, उनके पास एक और चीज है, वो है डोमिनेंस। वो अपने मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, चाहे रिटेल स्पेस में हो, चाहे ऑटोमोटिव में हो, ऑयल और रिफाइनरी बिजनेस में हो, वो अपनी इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट प्लेयर है। ये फैक्टर्स इतने ज्यादा मैटर करते हैं जितना एक कंपनी का प्रॉफिटेबल होना मैटर करता है। आप डीमार्ट की ग्रोथ स्टोरी को देखो। 2017 में आईपीओ हुआ 300 रुपए शेयर पे। आज 2025 में हर एक शहर में डीमार्ट का स्टोर है और शेयर प्राइस 300 से चली गई 4000 रुपए पे। व्हाट मेड इट एक्सप्लोड? Consistent profit, low debt, very good operations and legendary founder राधा कृष्ण दमानी। जितने ज्यादा डीमार्ट के फंडामेंटल्स इंप्रेसिव हैं उतने ही ज्यादा इंप्रेसिव हैं डीमार्ट के क्वालिटेटिव फैक्टर्स। एंड दिस इज हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स। You see the value in stock before the crowd does and you see the price of stock rise. If you want to start your analysis journey, this is the framework you should use. पहले आप एक कंपनी को चूज करो जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हो और जिसका बिजनेस आप समझते हो। फिर आप उसके 5 सालों के फाइनेंशियल्स को स्टडी करो। देन आप उसको कंपेयर करो उसके पीयर से, कौन उसका कंपटीशन है, कितना परसेंट किसके पास मार्केट शेयर है और कौन सी कंपनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। फिर उसके बाद आप उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ो और उसके बाद आप है ना डिटेल्स में ट्राई करो कि आपको उस बिजनेस मॉडल के बारे में क्या नहीं पता था। ट्राई डिसाइडिंग वेदर दिस इज ए गुड कंपनी और यू वुड बी इन्वेस्टिंग इन इट और नॉट। आप इस फ्रेमवर्क के बाद कंपनी तो चूज करना सीख जाओगे, लेकिन आप एक क्रिटिकल फैक्टर मिस कर रहे हो। वो ये है कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे वो स्टॉक को बाय करना चाहिए और कहाँ पे सेल करना चाहिए। ये सब कुछ चीजें सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे।